स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जी असम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज जिस मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं वो मुद्दा है संप्रभुता से संबंधित मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोग आज जानेंगे ये संप्रभुता क्या होता है, यानी कि सोवेरेनिटी क्या होता है। इसके बारे में हम लोग पूरी बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं या अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करते चलिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों के सहयोग और समर्थन मिलता रहे हमें, और मैं पूरी ताकत के साथ पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट लेकर के अपने चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता रहूं। चलता हूं हम सीधे अपने मुद्दे पे लेके। हमारा जो टॉपिक आज चलने वाला है वो है संप्रभुता, सोवेरेनिटी के बारे में हम लोग पूरी बातचीत करने वाले हैं। ये क्या शब्द है, अक्सर ये शब्द खबरों में भी चलता रहता है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली के रूप में भी ऐसा हम लोग पढ़ने के लिए और समझने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। हम लोग पॉलिटी की क्लास पढ़ते तो वहां भी प्रियम्बल पढ़ते समय हम लोग एक संप्रभु राष्ट्र की बात करते रहते थे। ये संप्रभुता है क्या, उसके बारे में सारी बातचीत हम लोग करते हैं। दरअसल अगर इस शब्द को देखा जाए, अभी मैं इस शब्द को समझाता हूँ ये क्या है, पहले इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं कि ये शब्द आखिर आ कहां से रहा। तो इसकी उत्पत्ति अगर देखा जाए, इस संप्रभुता की उत्पत्ति देखा जाए तो ये लैटिन एक भाषा आता है सुप्रेनस करके। इसी सुप्रेनस लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति बताई जाती है। और जो ये सुप्रेनस है इसका शाब्दिक अर्थ बस यही निकलता है, सर्वोच्च सत्ता का लीजिए या सर्वोच्च शक्ति का लीजिए या सर्वे सर्वा का लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं ऐसे आप, यानी कि सर्वोच्च शिखर वाला, सर्वोच्च शिखर कह सकते हैं इसको हम लोग, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च सत्ता कह सकते हैं या सर्वे सर्वा कह सकते हैं। ये होता है इसका शाब्दिक अर्थ। इस सोवेरेनिटी को प्रयोग करने वाला जो पहले शख्स आते हैं वो एक फ्रांस के रहने वाले फ्रांसीसी विचारक आते हैं जिनका नाम बताया जाता है वोंदा करके, उनका नाम बताया जाता है वोंदा, उनका नाम बताया जाता है। और ये वोंदा जो थे इन्होंने एक पुस्तक लिखा था द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक। इस बुक में इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है संप्रभुता को। ये घटना जो घट रही है लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास इस शब्दावली का प्रयोग किया गया था। इस पे तमाम सारे विचारक आते हैं और हर विचारक अपने अपने अंदाज में इसको प्रयोग करते हैं, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोग देखते हैं कि पूरी होल सोल बात जो निकलती है संप्रभुता का, सारे विचारकों के द्वारा दिए गए जो बातें हैं उन सारी बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है, उन मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या भारत देश संप्रभु राष्ट्र है या नहीं है, और भारत अगर संप्रभु है तो किस हद में उसको मान सकते हैं, कैसे हम मान रहे हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। उन सारी बातों को मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। तो संप्रभुता की मैंने बात बताया आपको, लैटिन भाषा इसकी उत्पत्ति हो रही है, सुप्रेनस से इसकी उत्पत्ति हो रही है जिसका शाब्दिक अर्थ सर्वोच्च सत्ता या सर्वे सर्वा या सर्वोच्च शक्ति होती है। प्रयोगकर्ता के रूप में फ्रांसीसी एक विचारक वोंदा आ रहे हैं जिन्होंने द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक में इसको मेंशन कर रहे हैं। लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास की ये घटना घटित हो रही है। इस संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो होता है राज्य या कह सकते हैं देश। राज्य या देश का क्या मतलब होता है, पहले इसको समझ लेते 2 कदम हम लोग, क्योंकि ये सवाल स्पेशल पूछा जा चुका है, वनडे में भी पूछा जा चुका है और सिविल एग्जाम में भी इसको पूछा जा चुका है। तो राज्य कह रहे हैं या देश कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है, राज्य के अंदर क्या क्या चीज समाहित होता है, तो जनसंख्या होता है समाहित। राज्य अगर हम बोल रहे हैं इसका मतलब हम जनसंख्या कह रहे हैं, राज्य हम बोल रहे हैं इसका मतलब हम एक सरकार की बात कर रहे हैं, राज्य बोलने इसका मतलब हम एक निश्चित भूभाग की बात कर रहे हैं, और राज्य बोल रहे हैं इसका मतलब हम संप्रभुता की बात कर रहे हैं। इसी संप्रभुता के तात्पर्य को मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं।
तो राज्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, मैंने ये इस टॉपिक में मैंने जोड़ के आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ऑलरेडी सवाल बने हुए हैं, इसलिए मैं सोचा कि इसको यहीं जोड़ के मैं बता देता हूँ। तो संप्रभुता का अर्थ आपको जानना है राज्य या देश होता है, और राज्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूभाग और संप्रभुता होता है। जानते हैं हम लोग कि क्या होता है इस संप्रभुता का पूरा तात्पर्य। तो संप्रभुता का मतलब ये होता है, इसको अब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर देश, कोई भी अगर देश है, वो अपने भौगोलिक सीमा में के अंदर या बाहर, भौगोलिक सीमा के अंदर जिसको हम लोग कहेंगे आंतरिक, बाहर जिसको हम लोग कहेंगे बाहर, यानी कि देखा जाए कि कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। इसका मतलब ये निकल रहा है कि वो राष्ट्र अपने आंतरिक मामलों को चलाने के लिए या अपने बाह्य मामलों को चलाने के लिए किसी दूसरे राष्ट्र के वो अधीन ना हो, यानी कि कोई दूसरा राष्ट्र उसको संचालित न कर रहा हो, कोई दूसरा राष्ट्र उस पर अपना एकाधिकार बना करके उस राष्ट्र को रेगुलेट न कर रहा हो, कोई दूसरा राष्ट्र उस पर अपना उपनिवेश न स्थापित किया हो, कोई दूसरा राष्ट्र उसको अपने हिसाब से संचालित करने की कोशिश ना करता हो। यानी कि वो राज्य अपने भौगोलिक सीमा के अंदर या भौगोलिक सीमा के बाहर की जितनी सारी नीतियां चलाती है, विदेश नीति या जो कोई भी नीति, उन सारे मामलों में, उन सारे कामकाज को करने के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, कोई भी दूसरा राष्ट्र उसके ऊपर बंधन अधिरोपित ना करे। संप्रभुता का सबसे जीता जागता आप परिभाषा के रूप में याद रखिएगा। अगर हम देखें कोई भी राष्ट्र, हमने बताया कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, किसी दूसरे राष्ट्र के अधीन ना हो, और कह सकते हैं कोई भी राष्ट्र अपने नीतियों को बनाने में और नीतियों को लागू करने में पूरी तरह से स्वतंत्र हो। यानी देश के लिए कौन सी नियम, कौन सी नीति, कौन सी कानून अपने आंतरिक मामलों के लिए बनाना है या बाह्य मामलों के लिए बनाना है, इस काम को करने के लिए वो किसी दूसरे राष्ट्र के अंडर में रह के, अधीन रह करके, अधीनस्थ रह करके काम ना करें, वो स्वतंत्र हो। जैसे हम ऐसे उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं, एक व्यक्ति को ले लीजिए। अगर एक व्यक्ति जो है अपने मन से, अपनी इच्छाओं के अनुसार वो कोई भी काम कर रहा है तो कहेंगे वो व्यक्ति एक संप्रभु व्यक्ति है। लेकिन वो व्यक्ति भले वहां हो और वो काम कर रहा हो, किसी दूसरे के कहने पे काम करे, किसी दूसरे के कहने पे वो अपने काम और अपने कार्य प्रणाली में बदलाव लाए, तो कहेंगे वो व्यक्ति संप्रभु व्यक्ति नहीं, क्योंकि वो दूसरे के अधीन रह के काम कर रहा है। अगर वो व्यक्ति कहेगा कि आज तुमको यहाँ जाना है तो वहीं जाएगा, भले उसको जाने की इच्छा कहीं और हो। तो यहाँ हम लोगों को ये देखना है, हमारा जो देश है, देश के स्तर पे हम लोगों को ये देखना है कि देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, किसी दूसरे राष्ट्र के अधीन ना हो, और कोई भी नियम कानून अगर बनाता है तो नियम कानून को बनाने के लिए स्वतंत्र हो, और तो और उस नियम कानून को लागू करने के लिए भी स्वतंत्र हो, तो कहा जाएगा कि वो देश संप्रभु देश है या वो राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र है। हम लोग जिस भारत देश में रहते हैं, अगर इस भारत देश को देखा जाए तो लगभग 1947 के आसपास देखा जाए, उससे पहले की अगर घटना को देखा जाए तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था, क्योंकि भारत देश को ब्रिटिश हुकूमत संचालित करते थे। ब्रिटिश हुकूमत जो थी वो भारत के आंतरिक और भारत के बाह्य मामलों को रेगुलेट करते थे, वो चलाती थी भारत को किस अंदाज में लेके चलना है, भारत के लिए कौन सी नियम कानून चाहिए, भारत देश की जितनी सारी रॉ मटेरियल है उन पे एक तरह से उनको वो क्या करते थे, अपने हिसाब से उस रॉ मटेरियल को यूज करते थे। भारत की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, भारत से मतलब नहीं, सारी की सारी बातें ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत उसको क्या करती थी, निर्धारित करते थे। तो आजाद देश से पहले अगर देखा जाए तो भारत देश जो था वो संप्रभु नहीं था, क्योंकि भारत अपने आंतरिक मामलों में भी काम नहीं कर पाता था पूर्ण रूप से, भारत बाह्य मामलों के काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं था, भारत देश जो था वो अपने देश के लिए नियम बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं था, भारत देश अपने देश में भारत बनाए हुए नियम को लागू करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि भारत देश संप्रभु देश नहीं था आजाद देश से पहले।
लेकिन जब हम लोगों ने अपने देश में संविधान को लागू कर दिया तो संविधान लागू हो जाने के बाद हमारा भारत देश भी एक संप्रभु राष्ट्र हो गया। क्योंकि हमारा भारत देश जो था संविधान लागू करने के बाद भारत देश जो अपने आंतरिक मामलों के लिए स्वतंत्र हो गया, बाह्य मामलों में किस तरह से विदेश नीति को संचालित करना उसके लिए स्वतंत्र हो गया, कि कौन सी कानून कब बनाना है इसके लिए भारत देश स्वतंत्र, किस कानून को कब लागू करना है इसके लिए देश स्वतंत्र, किसी दूसरे या विदेशी हुकूमत के दबाव में रह करके हमारा भारत देश काम नहीं करता। यानी कि वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र दिखाई देता। कैसे दिखाई देता? यानी 1947 से पूर्व देखा जाए तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था। यहाँ मैंने लिखा है संविधान जैसे लागू हो रहा है तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र हो जा रहा है। यानी वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र माना जाता राष्ट्र है। यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल रहा है कि वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो भारत अपने आंतरिक मामलों के लिए और अपने बाह्य मामलों के लिए निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और तो और भारत देश नियम को बनाने के लिए भी स्वतंत्र है और उसको लागू करने के लिए भी स्वतंत्र है। इसका मतलब भारत एक संप्रभु राष्ट्र आज दिखाई देता है। इस तरह की शब्दावली के साथ मैं फिर आपसे अगली क्लास में मिलता हूं। अपने और अगली शब्दावली को लेकर के मैं आपसे बातचीत करता हूं। इतनी बातों को अगर आप चाहें तो अपने समझने के लिए नोट कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जब मैं अपनी अगली क्लास के साथ मिलता हूं तो ऐसे शब्दावलियों के साथ मिलूंगा। और क्लास के साथ जो मेरी अभी क्लास चल रही है चैनल पे, वो मैं हिस्ट्री की सीरीज को लेकर के पढ़ा रहा हूं। तो हिस्ट्री की सीरीज मेरी चलती रहेगी। बाकी अलग से मैं ऐसे आपको तमाम शब्दावलियों के साथ मिलते रहेंगे कि जितनी सारी ऐसे शब्दावली आई, मैं समाजवादी, पूंजीवादी क्या होता, समाजवादी क्या होता, साम्यवाद क्या होता, मार्क्सवाद क्या होता, ऐसे मैं शब्दावलियों के साथ लेके आऊंगा। धर्मनिरपेक्ष क्या होता, पंथ निरपेक्ष क्या होता, जैसा कि आज हमने बता दिया संप्रभुता क्या होता। ऐसे कुछ शब्दावलियां हैं जो शब्दावलियां बार बार समस्याएं उत्पन्न करती हैं। अपने हिस्ट्री की सीरीज तो जो मेरी चल रही है वो चलती रहेगी, साथ साथ आपको कुछ शब्दावलियों पे भी लेके मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा। तो मैं ऐसा करता हूं इसको आप लोग समझ पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप संप्रभुता के मतलब को समझ पा रहे हैं। और आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा मेरा सहयोग करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलिएगा ताकि हमारी हौसला बढ़ती रहे। क्योंकि हमारी हौसलाएं जब बढ़ेंगी तो पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के साथ ऐसे मैं पूरी हुनर के साथ आपके साथ लगता रहूंगा और सारे कंटेंट को अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता रहूंगा, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। तो मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में कुछ नए दूसरी शब्दावली के साथ। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।